मिडिल ईस्ट क्राइसिस के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अमेरिका का रिस्पांस, इजराइल के कुछ नए एक्शंस, कतर, फ्रांस और सऊदी अरेबिया क्या कह रहे हैं, चाइना क्या कह रहा है। इन रिस्पॉन्सेस के अलावा कुछ एक्शंस पर हम नजर डालेंगे जो यूएस इस वक्त ले रहा है इस क्राइसिस के पेश नजर। वो बहुत जरूरी हैं और उससे एक स्मेल आ रही है, एक खतरे की घंटी बज रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। जो कुछ एक्शंस लिए जा रहे हैं ना अमेरिका बहादुर की जानिब से, वो काफी अलार्मिंग है और उन पर हम नजर डालेंगे। पहले हम रिस्पॉन्सेस को देखेंगे और बाद में हम उन एक्शंस को देखेंगे जो यूएस ले रहा है मशरिक़ वस्ता में, जिनकी वजह से अलार्म बेल्स बज चुके हैं। तो जो पहली डेवलपमेंट है वो ये है कि अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गजा में सीज फायर के हवाले से जो कॉल थी, जो डिबेट थी, उसको रजिस्ट किया है कि इस हवाले से भी बातचीत ना की जाए। और अमेरिका बहादुर हम देख रहे हैं इस वक्त सपोर्ट कर रहा है इजराइल के मिलिट्री एक्शन को। एक तरफ बाइडेन की ट्वीटें ये भी आ रही हैं कि वो इजराइल को समझा रहे हैं, नेतन्याहू को, कि कम से कम नुकसान हो, कम से कम सिविलियंस का नुकसान हो। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि वो एक कोशिशें नजर आ रही हैं कि वो फुली सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल को पूरा बैक कर रहे हैं। और व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा है कि इस वक्त सीज फायर अगर हम करते हैं, अगर सीज फायर की तरफ जाते हैं, जंगबंदी की तरफ जाते हैं, तो इसका फायदा हमास को होगा। यानी हम नहीं जा सकते जंगबंदी की तरफ, हम उसको सपोर्ट नहीं करते। ये यूएस का हमें एक नजर आ रहा है। तो इनके ये जो व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि आई विश दैट वाजंट गोइंग टू हैपन बट इट इज गोइंग टू हैपन एंड दैट डजंट मेक इट राइट बट दैट्स अनफॉर्चुनेटली द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यानी उन्होंने कहा है कि इसमें सिविलियंस की जानें जाएंगी, बट हम क्या करें, ये एक इस कॉन्फ्लिक्ट की नेचर है। This is war. It is combat. It is bloody. It is ugly, and it's going to be messy. And innocent civilians are going to be hurt going forward. I wish I could tell you something different. I wish that wasn't going to happen. और बाइडेन ये क्लियरली बता चुके हैं कि इजराइल और यूक्रेन अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनकी सेफ्टी और इनकी सपोर्ट के लिए हम हर हद तक जा सकते हैं। और मगरबी जो लीडर्स हैं इस वक्त, अगर हम यूरोपीय यूनियन की सदर की बात करें, ऋषि सुनक की बात करें, बाइडेन की बात करें, सब बार बार एक ही ट्वीट कर रहे हैं कि इजराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, इजराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। और आखिरी लाइन पे वो लिख देते हैं कि हमें जो फ़लस्तीन में सिविलियंस जाने हैं उनकी भी परवाह है, हम असिस्टेंस भेज रहे हैं। लेकिन गाहे बगाहे वो ये ट्वीटें करी जा रहे हैं कि इजराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, यानी एक लाइसेंस दे रहे हैं वो इजराइल को। वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इजराइल मस्ट ऑपरेट बाय द लॉज ऑफ वॉर एंड वी कैन नॉट गिव अप ऑन अ टू स्टेट सोल्यूशन। अब इसके अलावा एक और डेवलपमेंट ये हुई यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने एक बात की जो इजराइल को बहुत बुरी लगी और इजराइल ने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एक्शन लिया है उनकी इस बात पर। तो यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने कहा कि ये जो हमास का अटैक था ये कोई मतलब एवी नहीं हो गया, मतलब एवी कोई हवा से नहीं आ गया। इसके पीछे बेसिकली उन्होंने उसको थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश की कि इसके पीछे रीजंस हैं, 26 साल की ब्रूटैलिटी है, ऑपरेशन है, उनकी ज़मीनों पर कब्जे हैं, उनकी लैंड पर कब्जे, उनके साथ जो मुजालिम हुए हैं। तो इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि ये सारी रीजंस भी हमें देखनी चाहिए। ये बेसिकली उनकी जो लाइन थी वो ये थी कि हमास अटैक डिडंट हैपन इन अ वैक्यूम, मतलब ये नहीं है कि कोई आउट ऑफ नोवेयर हो गए। उन्होंने कहा कि हमें पूरी हिस्ट्री को इसकी देखना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस का तो यही स्टैंस है कि ये काबिज टेरिटरीज हैं और इन पर जो कब्जे हैं वो छोड़ देने चाहिए। तो इस पर इजराइल ने बहुत ज़्यादा एक अग्रेसिव स्टैंस लिया। यूएन के अंदर खड़े होके उनकी जो टीम थी इजराइल की, उन्होंने सही लताड़ा है यूनाइटेड नेशंस को। ये भी हम पहली बार शायद देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस के चीफ को की कोई इज्जत नहीं रहेगी वहाँ पर, और वो उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी है यूएन के चीफ के साथ, यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के साथ। इसके अलावा कतर का भी एक रिस्पॉन्स आया जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त ये जैसे हमने इन वीडियोस में डिस्कस किया था कि ये सारा मामला एस्केलेट हो रहा है और इसकी वजह से पूरा रीजन लपेट में आ सकता है। ख़तरे की घंटियां बज चुकी हुई हैं, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि वो क्या स्पेसिफिक इकदाम है अमेरिका के, वो लाजमी आपने देखने हैं। तो इस हवाले से कतर भी घबरा गया है। कतर के जो अमीर हैं, जिनकी हमने कुछ वीडियोज़ में काफ़ी तारीफ़ की हुई है कि वो बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेट हैं,
वो डिप्लोमेटिकली बहुत सी पार्टीज के मसले हल करा देते हैं। वो अब फाइनली खुल के बोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट परमिसिबल फॉर इजराइल टू बी गिवन एन अनरिस्ट्रिक्टेड परमिशन टू किल। उन्होंने कहा कि किसी को एक अनलिमिटेड लाइसेंस नहीं हम दे सकते कत्ल करने का सेल्फ डिफेंस के नाम पर। पूरी उन्होंने यहाँ पर बातें लगा दी हैं। इससे क्लियर पता हमें चल रहा है कि इस वक्त ये जो समझदार लीडर्स हैं इनको एक बू आ रही है, एक स्मेल आ रही है कि ये मामला एस्केलेट हो सकता है और फिर पूरा रीजन इसकी लपेट में आ सकता है। एक नई जंग मिडिल ईस्ट में, जब दोस्ती की बातें हो रही थी, जब डील्स की बातें हो रही थी, जब स्टेबिलिटी की बातें हो रही थी, तो ये वाला वाकया ये बहुत खतरनाक साइंस है। और सऊदी अरेबिया का भी यही स्टैंस है कि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और ईरान धमकियों पे धमकियां लगा रहा है, वो अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिव कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक बात देखी, ट्विटर पे कुछ लोग बात कर रहे थे कि जैसे ये जो मगरबी कैंप है, जिस तरह वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, ऋषि सुनाक आए, बाइडन की उनकी पूरी डिफेंस टीम आ गई यूएस की, फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट आ गए, ईयू की प्रेसिडेंट आ गई, सारे उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं नेतन्याहू के साथ, इजराइल के साथ। तो अभी तक मुसलमानों के कितने लीडर गए हैं फ़लस्तीन के अंदर या वेस्ट बैंक में या गज़ा में? वो तो मतलब कुछ अभी अपने कुछ ट्रक्स नहीं पहुंचा सके वहाँ पर गज़ा में इमदाद के, और दूसरी तरफ वो धड़ल्ले से सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीडरान के अभी सिर्फ बयानात ही आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं उन डेवलपमेंट्स के बारे में जो आसपास होना शुरू हो गई हैं, जिससे अलार्म बेल्स रिंग हो गए हैं, खतरे की घंटियां बज गई हैं। इराकी रेजिस्टेंस, जिसको एलिजिडली ईरान की सपोर्ट भी हासिल है, उन्होंने मल्टीपल लोकेशंस पर यूएस की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पर हमले शुरू कर दिए हैं। सीरिया में जो 3 बेसिस हैं, इस वीडियो में आप समझ सकते हैं कि कहां प्रेजेंस है सीरिया के अंदर यूएस की। हालांकि सीरिया उनको किक आउट करना चाहता है, फिर भी यूएस बैठा हुआ है कुछ इलाकों में, कुछ कमज़ोर इलाकों में जहां पर अमन नहीं है। ये अल-तनफ बेस वगैरह और फिर कुछ तुर्की के साथ बॉर्डर जहां पर ये कुर्दों के साथ हैं। तो 3 सेपरेट यूएस बेसिस पर अटैक्स हुए हैं इराकी रेजिस्टेंस की जानिब से। और नॉर्थ ईस्ट सीरिया में यूएस की जो बेस है उस पर भी अटैक हुआ है, जो इराकी बॉर्डर्स के साथ है, वहाँ पर गैस फील्ड्स भी हैं। तो ये इनकी जिम्मेदारी इस्लामिक रेजिस्टेंस कबूल कर रही है, जिनके कहा जाता है कि ताल्लुकात ईरान से भी हैं। ईरान की ये प्रॉक्सी है, एक इनडायरेक्ट प्रॉक्सी। अब ये तो हम देख रहे थे कि अमेरिका ने अपनी ट्रूप बिल्डअप तो शुरू कर दी है इस रीजन में। ये तो 6 महीने से पहले ही कर रहे हैं, मतलब तकरीबन साल होने वाला है। वो आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे रीजन में अपनी ट्रूप्स की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। अब हमने इस वीडियो में देखा था कि उन्होंने मजीद ट्रूप्स को अलर्ट रहने का हुक्म दिया और वो आसपास के रीजन्स में आएंगे। और वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए यूएस इस वक्त एक मेगा प्लान तैयार कर रहा है कि शायद 6 लाख सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया जाए लेबनान और इजराइल से। यानी उसमें इजरायलीज भी हैं, उसमें अमेरिकन भी होंगे, उसमें वेस्ट के लोग होंगे जो, तो 6 लाख लोग, जैसे एक मैस इवैक्यूएशन हमने देखी थी ना, जो पूरा महीना चलती रही थी काबुल एयरपोर्ट पर, अफगानिस्तान में मज़ार शरीफ वगैरह में, ये हमने उस वक्त भी पूरा कवर किया था। तो एक मैस इवैक्यूएशन एक दोबारा यूएस सोच रहा है एक वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए। अब ये क्यों ऐसी बातें सोची जा रही हैं? अब आप देखें, एक तरफ यूएस फोर्सेस पर अटैक बढ़ गए हैं, यूएस अपनी ट्रूप मूवमेंट में इजाफा कर रहा है, वो बहरी बेड़े पहुंचा रहा है मेडिटेरेनियन सी में, और इसके अलावा पेंटागन ने एक मैसिव आर्म बिल्डअप भी शुरू कर दिया है इजराइल में, जॉर्डन में और साइप्रस में। और ये CNN और BBC और टॉप अमेरिकी जरीदे ये लिख रहे हैं कि अमेरिका के जो सुपर एयर डिफेंस सिस्टम और जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो भी पहुंचा दिए गए हैं मिडल ईस्ट में, इन इलाकों में, इजराइल में, जॉर्डन में, साइप्रस, और वो सऊदी अरेबिया, कुवैत वगैरह में भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं। यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम इन गल्फ कंट्रीज में पहुंच रहा है, जिसमें इनके टॉप 2 डिफेंस सिस्टम, एक थार्ड जिसे हम कहते हैं और दूसरा पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, जो रूस के S-400 से मुकाबला करता है। तो ये टॉप उनके जो मिसाइल सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो पहुंचाए जा रहे हैं। और यूएस के मुताबिक अगर हम ये CNN की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये जितने अटैक हो रहे हैं सीरिया और इराक में यूएस फोर्सेस पर, ये ईरानियन बैक्ड मिलिशियाज हैं। यानी वो एज्यूम कर चुके हैं कि ये ईरान करवा रहा है, और उन्होंने अलर्ट किया है, खबरदार किया अपने फोर्सेस को कि इन हमलों में तेज़ी आएगी।
हम देख रहे हैं कि ये लेबनान वाली साइड पे हिजबुल्लाह ने भी काफ़ी हमले शुरू किए हैं इजरायली फोर्सेस पर, ये बॉर्डर के साथ साथ। तो ये इतना ज़्यादा आर्म बिल्डअप, बहरी बेड़ों का पहुंचना, नए नए मतलब लेटेस्ट हथियारों का पहुंचना, ट्रूप मूवमेंट में इजाफा और मैस इवैक्यूएशन और इनकी फोर्सेस पर हमले, ये हमें बता रहे हैं कि हालात कुछ इतने साजगार नहीं नज़र आ रहे। और जिस तरह अमेरिका बहादुर सपोर्ट कर रहा है और वो सीज़ फायर की हमायत भी नहीं कर रहा, अमेरिका चाहता है जंगबंदी ना हो, तो ये चीज़ें हमें बता रही हैं कि ये मामला एस्केलेट कर सकता है खुदा न खास्ता। कि गज़ा में बेसिकली इस वक्त सबकी नज़रें यही है ना कि गज़ा में ग्राउंड ऑपरेशन वो शुरू करते हैं या नहीं। और दूसरी तरफ वो भी कह रहे हैं जो हमास और रेजिस्टेंस है फ़लस्तीन की, वो कह रहे हैं आओ हम तुम्हें मज़ा चिखाते हैं। तो वो एक बड़ी बहुत बहुत ब्रूटल लड़ाई होगी। बहुत थोड़ा सा एरिया गज़ा का, ये हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि उसका पूरा महल्ले वकू, ये बहुत छोटा रीजन है, बहुत लिमिटेड जगह है। मतलब वो एक दोज़ख बन जाएगा, मतलब वहाँ वो कहीं निकल भी नहीं सकते वो लोग, वो बार्ब वायर्स के अंदर हैं। इजराइल ने सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि वो वहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते। सिर्फ एक रफा बॉर्डर क्रॉसिंग है जो मिस्र के साथ लगती है और इधर समंदर है, बाकी इनकी टेरिटरीज हैं। ये कैसे निकलेंगे? और ऑलरेडी शदीद बमबारी हो रही है। तो इस सूरत हाल में एक आप खुद सोचें जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो कैसी तबाही फेर के रख देगा। और इसमें कुछ इनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं इजराइल के, वो भी पूरे होने का इम्कान है कि वो मज़ीद टेरिटरीज पर वो हो जाएंगे काबिज। और इस वक्त अमेरिका बहादुर की पूरी सपोर्ट है। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, उनके वज़ीर ख़ारजा ने, उनके सदर ने, अमेरिका ने, उन्होंने इजराइल को यकीन दहानी कराई है कि जो सपोर्ट आपको चाहिए वो मिलेगी। अमरीकी मेड असलहा यूज़ हो रहा है और अमरीका तकरीबन $4 बिलियन से ज़ायद का देता है डिफेंस सपोर्ट इजराइल को। मतलब पूरी बैकिंग के साथ हो रहा है अमेरिका की। और इस वक्त कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अभी तक जो ग्राउंड ऑपरेशन नहीं लॉन्च किया जा रहा, इसमें ये पूरी तैयारी, पूरी फिजिबिलिटी बनाई जा रही है कि पहले पूरा अपने ऑप्शंस को सिक्योर करके पूरे रीजन में अपनी फोर्टिफिकेशन कायम करके फिर धावा बोला जाएगा। जब आपके हर जगह पर आपके मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम आपके नाफिज होंगे, वो एक्टिव होंगे, तब जाके ये कुछ करेंगे ताकि ईरान की कोई पॉसिबल अगर कोई रिटेलिएशन आती है तो उसको भी काउंटर किया जा सके। दिस इज़ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो ये भी रिपोर्ट किया है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन परेशान है कि इजराइल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीटली उनको अचीव नहीं कर सकता। इजराइल लैक्स अचीवेबल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स इन गजा। तो वो उस हवाले से भी परेशान है अमरीकी कि शायद इनसे ऑपरेशन में कोई मिस कैलकुलेशन ना हो जाए। तो सपोर्ट पूरी दी जा रही है। ये फ्रेंच प्रेसिडेंट आए हैं, इन्होंने भी वार्न किया हिजबुल्लाह को। इजराइल में खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं हिजबुल्लाह को भी और हूतीज़ को भी, हूसी बागी हैं, इनकी तरफ से भी एक मिसाइल दागा गया यूएस की जानिब, जिसको इन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा कि इजराइल पर हमले की गलती मत करना। इसके अलावा चाइना के जो स्पेशल एनवॉय हैं मिडल ईस्ट के लिए, उन्होंने भी कुछ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए हैं। वो इधर उधर के लोगों से मिले हैं, इजरायली, फ़लस्तीनी, ईरानियन और सऊदी हुकाम से उन्होंने बातचीत की है। और उसमें उन्होंने यही कहा है कि एक 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की है चाइना ने। और उन्होंने कहा कि ये फ़लस्तीनियों को जब तक राइट्स नहीं मिलेंगे ये मसला हल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ये जो क्राइसिस है ये पूरी दुनिया को उसको इम्पैक्ट कर रहा है। हमारी जो अमन की कोशिशें हैं वो तबाह हो रही हैं इसकी वजह से। क्योंकि ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया है ना कि मिडिल ईस्टर्न रीजन में चाइना जियो इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा फोकस करना चाह रहा था और अमेरिका जियो पॉलिटिक्स पर फोकस करता है। तो जियो इकोनॉमिक्स का जो ख्वाब था चाइना का कि वो कह रहा था ईरान और सऊदीया की दोस्ती करा दी मैंने, अब मामला हल हो जाएंगे, लेकिन नहीं, गेम इतनी आसान नहीं है। और इसके अलावा रशिया भी फुली एक्टिव है डिप्लोमेसी में। उन्होंने भी, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी बातचीत की है रईसी से और इस हवाले से उन्होंने कहा कि एक कलेक्टिव पैलेस्टीन एक्शन हमें लेना होगा, यानी कि मिलकर इस मसले को हल करना होगा। यानी अब हम देख रहे हैं कि हर तरफ से कोशिशें हो रही हैं। एक तरफ वेस्टर्न कैंप है, उनका स्टैंस क्लियर है कि इजराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ इन एनी केस। और दूसरी तरफ ये अरब ममालिक हैं, ये थोड़े बहुत न्यूट्रल हैं क्योंकि इन पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। कतर ने ज़रा खुलकर बोला है, उन्होंने कहा इनफ इज़ इनफ, ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ये सबको समझ आ रही है कि वॉर एस्केलेट होगी तो फिर कोई नहीं रोक सकेगा। और दूसरी तरफ चाइना और रूस हैं, वो भी ऑब्वियसली यही चाहते हैं, वो भी बड़ा कॉशियसली प्ले कर रहे हैं। रशिया के भी यहाँ पर जियोपॉलिटिकल मकासद हैं ईरान के साथ, उसको भी एक मौका मिल गया है कि वो अमेरिकन प्रेजेंस को हर्ट कर सके ये सीरिया में और इराक में ईरान के साथ मिलकर। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप मामला को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। क्या आप मिडल ईस्ट में एक लॉन्ग टर्म जंग का आगाज़ देख रहे हैं या इस मामले को हैंडल कर लिया जाएगा?
कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।